Hello, viewers. Today we are doing a book review of Animal Farm. It is basically published in 1945, and George Orwell is the author of the book. Basically, the central idea of the book is that author ने फार्म एनिमल्स को एज अ मेटाफर यूज़ किया है ताकि वो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन आई थी उसको डिस्कस कर सके और किस तरीके से टोटलिटेरियन रिजीम इमर्ज हुई है उसको डिस्कस किया जा सके. Now the question is what is meant by a totalitarian regime? Totalitarian regime एक ऐसी form of government होती है जहाँ पे state के पास absolute control है over the private life and the public life of the individuals. जहाँ पे एक dictator rule करता है या single party rule कर रही होती है. इस regime में coercive measures और repression का सहारा लिया जाता है to maintain power, control the economy, eliminate all opposition and stop फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. कहानी कुछ इस तरीके से है कि मैनोर फार्म से ये स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे एनिमल्स अपने ह्यूमन फार्मर जो कि मिस्टर जोन्स हैं उनसे काफ़ी हद तक परेशान है. उनकी अब्यूज उनकी अब्यूज से उनके टायरनी से काफ़ी हद तक परेशान है और इस तरीके से उनको एनिमल फार्म्स को रिबेल करने का मौका मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ टू प्रोमिनेंट पिग्स, स्नोबॉल एंड नेपोलियन. रिबेल या रेवोल्यूशन का जो आइडिया है वो आता है ओल्ड मेजर की जानिब से. ओल्ड मेजर कौन है? ओल्ड मेजर एक वाइस प्राइज विनिंग पिग है जो कि रेवोल्यूशन की बात करता है, जो कि ड्रीम्स की बात करता है, जो कि विजन की बात करता है, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, जो कि फ्रीडम की बात करता है, जो कि एक यूटोपियन स्टेट की बात करता है और उस फिलॉसफी को नाम देता है एनिमलिज्म का. यूटोपियन लाइफ से मुराद हमारी ये है कि जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट और आइडियलिस्टिक होती है. लेकिन होता कुछ यूं है कि मेजर की डेथ हो जाती है और जो मोस्ट प्रोमिनेंट टू इंटेलिजेंट पिग्स होते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन, वो एज अ लीडर इमर्ज होते हैं, तमाम तर फार्म एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका जो अब्यूजिव या उनका जो ड्रंक ओनर होता है मिस्टर जोन्स उसको वो ओवरथ्रो कर देते हैं और उस फार्म का नाम रखते हैं एनिमल फार्म. जहाँ पे वो एक स्लोगन देते हैं और वो स्लोगन होता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल. मतलब ये कि डेमोक्रेसी की बात होती है, मतलब ये कि एगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है. अगर हम स्नोबॉल की बात करें जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आई थी, तो स्नोबॉल बेसिकली एक आइडिया प्रपोज करता है मॉडर्नाइजेशन का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जहाँ पे वो एक विंड मिल कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी तमाम तर एनिमल्स को मिल सके एंड दे कैन लीड अ ईजी लाइफ, दे कैन लीड अ प्रॉस्पेरस एंड कंटेंटेड लाइफ. लेकिन जब विंड मिल के आइडिया पर वोटिंग होती है तो नेपोलियन जो कि दूसरा पिग लीडर होता है वो काफ़ी हद तक इस आइडिया को अपोज करता है. बेसिकली ही इज़ अ कनिंग एंड रूथलेसली एम्बिशियस लीडर और अपने डॉग्स का सहारा लेता है टेरर को स्प्रेड करने के लिए, अपने डॉग्स की आर्मी का सहारा लेता है और स्नोबॉल को फार्म से निकाल देता है और अपना रूल इस्टेब्लिश करता है एज अ टायरेंट लीडर. जैसे ही नेपोलियन गवर्नेंस को या स्टेट के रूल को संभालता है वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बिल्कुल अबेंडन कर देता है और प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता है. प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए उसको सहारा देता है एक दूसरा पिग जो कि स्क्वीलर है इस स्टोरी में, और टेरर को स्प्रेड करने के लिए नेपोलियन डॉग्स का सहारा लेता है. बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स नेपोलियन के आने के बाद होती हैं, जो भी फार्म पे इश्यूज आते हैं, जो भी मैटर्स क्रिएट होते हैं, उन सब के लिए स्नोबॉल को ब्लेम किया जाता है. स्नोबॉल को एज अ ट्रेटर, एज अ सीक्रेट एजेंट पोर्ट्रे किया जाता है और एक तरीके से जो है नेपोलियन स्केप गोट क्रिएट करता है जो कि आज के हमारे लीडर्स भी इस्तेमाल करते हैं. हमारे कॉरपोरेट हेड्स हो गए, हमारे लीडर्स हो गए, हमारे जैसे कहना चाहिए पॉलिटिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो ब्लेम करते हैं इमिग्रेंट्स को, एथनिक माइनॉरिटीज़ को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या दूसरे कंट्रीज़ को अपनी मिसमैनेजमेंट और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए. बेसिकली
ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स उस फार्म पे नेपोलियन के आने के बाद क्यों क्रिएट हुए? इसलिए क्रिएट होना शुरू हुए कि जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो करप्ट कर देती है लीडर्स को, क्योंकि उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो किसी को जवाबदेह नहीं होते और अल्टीमेटली पिग्स भी अपने प्रीडिसेसर्स के नक्शे कदम पे चलने लगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स के हैबिट्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. दे स्टार्टेड टू स्लीप इन बेड्स, दे ड्रिंक अल्कोहल एंड दे स्टार्टेड टू वॉक ऑन टू लेग्स. और जो स्लोगन था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, वो रिप्लेस हो गया एक नए स्लोगन से नेपोलियन के आने के बाद. और वो स्लोगन ये था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. और इस तरीके से जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो प्रमोट होती है, इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट होती है. यानी कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होती है जो कि हैव्स एंड हैव नॉट्स की सोसाइटी है, जहाँ पे कुछ एनिमल्स बहुत लेविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और कुछ एनिमल्स ओवरवर्कड हैं, हंग्री हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, ऑपरेस्ड हैं, किसी भी तरह की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके से एक तरह की जो लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक करप्ट हो गई है. कहने का मकसद ये है कि रेवोल्यूशन आने की वजह से सिर्फ इतना हुआ है कि एक टायरेंट ने दूसरे टायरेंट को रिप्लेस कर दिया, यानी कि नेपोलियन ने ह्यूमन फार्मर जो कि मिस्टर जोन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, और इसके अलावा सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई चेंज वाकई नहीं होता है. इस किताब की अगर हम की थीम्स की बात करें, तो जो पहली थीम हमें समझ में आती है वो ये है कि एब्सोल्यूट पावर कंट्रोल्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स लीडरशिप. अगर हम मॉडर्न डे में इसकी रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, कॉरपोरेट हेड्स हो गए, टेक्नोक्रेट्स हो गए, वो काम गुड इंटेंशंस के साथ ज़रूर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में दे बिकम ऑथोरिटेरियन बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर पीपल. और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म डिक्टेटरशिप्स, मोनोपोलिस्टिक कंपनीज और डायनेस्टी पॉलिटिक्स. उसके बाद जो थीम यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है, जिस थीम का तस्करा बहुत ज़्यादा है, वो है मैनिपुलेशन ऑफ ट्रुथ एंड प्रोपेगेंडा. जैसे कि यहाँ पे जो एक बड़ा कनिंग और बड़ा जिसे कहना चाहिए शार्प एक करेक्टर है स्क्वीलर का, जो कि एक पिग है और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट करता है, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करता है ताकि पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके. और आज के दौर में हम देखते हैं कि एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन होती है, डीप फेक का इस्तेमाल होता है, ताकि अगर आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया इट मीन्स यू कैन कंट्रोल द माइंड्स. तो स्क्वीलर बेसिकली किस तरीके से लोगों के ओपिनियन को शेप करता है, फायरी स्पीचेस देता है, जिंगोइज्म का इस्तेमाल करता है, स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करता है, ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज रनिंग इन अ स्मूथ फैशन. तो ये है स्क्वीलर का करेक्टर. यानी कि स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जैसे कि हमें एग्जांपल मिलती है चाइना की ग्रेट फायर वॉल की भी. चाइना में कोई भी जो एक्सटर्नल या फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अलाउड नहीं है, और स्टेट नैरेटिव को जो है वो अपने ही स्टेट ओन मीडिया के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. चाइना के पास गूगल का ऑल्टरनेटिव मौजूद है विच इज़ बाइडू, यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव मौजूद है, जीमेल का ऑल्टरनेटिव मौजूद है, ट्विटर का ऑल्टरनेटिव मौजूद है, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव जो कि वी चैट है वो मौजूद है. तो इस तरीके से आप जो नैरेटिव है वो कंट्रोल कर सकते हैं. जो तीसरी थीम है जो इस बुक में डिस्कस की गई है वो है इनइक्वालिटी डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ इक्वालिटी. क्लेम तो ये था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिर्फ ऑन बुक्स इन बुक्स थे, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं थे. ठीक है जी. जिसकी वजह से वेल्थ और प्रिविलेज दे स्टे कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप. उसके बाद यहाँ पे जो सबसे अहम और आखिरी थीम की बात हुई है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास. यहाँ पे करेक्टर को यूज़ किया गया बॉक्सर जो कि एक लॉयल और हार्ड वर्किंग हॉर्स है, लेकिन उसके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी तरीके से अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता है. आज के दौर में अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो लेबर मार्केट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट ले ऑफ्स हैं, वहाँ पे यही चीज़ हमें देखने को मिलती है. बॉक्सर जैसे करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, दे से वी विल वर्क हार्डर, द मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज राइट, और वो अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. तो उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है. अमेज़न के वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब पीक सीज़न होता है तो हीरो वर्कर्स को एज अ हीरो कंसिडर किया जाता है.
उनको बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए टाइटल्स दिए जाते हैं, लेकिन वंस द डिमांड इज ओवर, द पीक सीजन इज ओवर, तो वर्कर्स को विदाउट केयर डिस्प्लेस भी कर दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक सिर्फ इलीट्स को फेवर करते हैं, और वर्कर्स की स्टैग्नेंट वेजेस हैं, उनकी जॉब्स इतनी सिक्योर नहीं है, और अब एआई की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। देन वी हैव अनदर थीम जो कि बात करती है कि रेवोल्यूशन क्यों फेल हो रही हैं ड्यू टू पुअर लीडरशिप। हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम रेट्रिक की बात करते हैं, लेकिन जो पुराने लीडर्स थे उनकी मिस्टेक्स नए लीडर्स आके रिपीट कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ फेसेस को चेंज करने से बात नहीं बनेगी, आपने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज करना है। फिर कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी की यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिग्स हैं, वो बात तो ये करते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन प्रीच हम आज के दौर में देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सस्टेनेबिलिटी का नारा देती हैं, जो गो ग्रीन का नारा देती हैं, जो प्रीच तो एथिक्स करती हैं लेकिन प्रैक्टिस एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। तो बहुत सारे फैशन ब्रांड्स और टेक जाइंट्स के सिलसिले में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर क्लास भी एक्सप्लॉयट हो रही होती है, और जिस कंट्री में उनके रिसोर्सेज होते हैं उस कंट्री की जो क्लाइमेट है, उस कंट्री का जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रही होती हैं। अगर हम इस किताब के करेक्टर्स की बात करें और उनके हिस्टोरिकल पैरेलल्स की बात करें, तो कुछ कहानी इस तरह से बनती है कि यहाँ पे जो ओल्ड मेजर का करेक्टर है इस बुक में, वो रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स को, जो कि एक थियरिस्ट था जिसने कम्युनिज्म पे बात करी, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जाके उसने एक किताब तक लिख दी, दस कैपिटल। तो वहाँ पे जो है वो कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है। दूसरा जो लीडर हमें ओल्ड मेजर के तौर पे मिलता है वो है व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक इंस्पिरेशनल लीडर था और जो जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन आई थी। सेकंड जो कैरेक्टर इस बुक का है वो है नेपोलियन। नेपोलियन रिप्रेजेंट करता है जोसेफ स्टालिन को। स्टालिन हम जानते हैं कि बड़ा रूथलेस डिक्टेटर था, उसकी वजह से कितने लोगों की, रशियंस की, कितने सिविलियंस की डेथ हुई, लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट है वो उसको एज अ हीरो मानती है। उसने पावर को कैसे सीज किया, थ्रू ब्रूटैलिटी एंड डिसेप्शन। जो तीसरा करेक्टर हमें इस बुक में मिलता है वो है स्नोबॉल। स्नोबॉल आज के दौर में हिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है लियोन ट्रॉस्की को, जो कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी था, जिसको स्टालिन ने एग्जाइल कर दिया था, मुल्क बदर कर दिया था, उसको एज अ ट्रेटर, एज एन एनिमी, एज अ सीक्रेट एजेंट पोर्ट्रे करके दिखाया गया, और उसको एज अ जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर सारा ब्लेम गेम भी शिफ्ट किया गया। स्क्विलर जो है यहाँ पे करेक्टर एक पिक का, जो कि काफ़ी कनिंग है, काफ़ी शार्प है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सोवियत प्रोपेगेंडा को, यानी कि न्यूज़पेपर्स का, मीडिया का इस्तेमाल किया गया ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट किया जा सके इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ द मासेस। बॉक्सर जो यहाँ पे करेक्टर है, जो कि काफ़ी लॉयल और स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग हॉर्स है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक वर्किंग क्लास को, जो कि नाइव है, जो कि डेडिकेटेड है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अगर वो यूज़फुल ना रहे एक टाइम के बाद, एज की वजह से, किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी की वजह से, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड। फिर हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे मिस्टर जोन्स की, जो कि आज के दौर में हिस्टोरिकल पैरेलल जो है वो टसर निकोलस टू है, जो कि एक इनकॉम्पिटेंट और ऑपरेसिव रूलर था, जिसको रेवोल्यूशन की वजह से ओवरथ्रो कर दिया गया था। डॉग्स जो यहाँ पे नेपोलियन ने इस्तेमाल किए थे स्नो बॉल को फार्म से निकालने के लिए, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टालिन की एनकेवीडी आर्मी को, एनकेवीडी पुलिस को, ठीक है जी, जिसकी वजह से फेयर को है वो इंस्टिल किया गया, इंटिमिडेट किया गया आम मासेस को। तो इस किताब का कंक्लूजन ये है कि एनिमल फार्म में एक रेवोल्यूशन लाने की तो बात की गई है, लेकिन रेवोल्यूशन कामयाब क्यों नहीं हो सकी, उसके पीछे क्या हकाइक हैं, उसके पीछे क्या हकीकतें हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, और किस तरीके से पावर स्ट्रगल या पावर डायनामिक्स या प्रोपेगेंडा अपना रोल प्ले करता है। तो इस बुक की इम्प्लीकेशन ये है कि सिटीजन्स को आज के दौर में चाहिए कि वो विजिलेंट रहें, दे शुड डिमांड ट्रांसपेरेंसी, दे शुड हेल्ड द लीडर्स अकाउंटेबल, और वो क्वेश्चन करें नैरेटिव को, और डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें आज की इस कॉम्प्लेक्स दौर में, आज के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में।
Thank you.